Hello everyone, welcome to my online classroom. And today in this video we are going to continue the same chapter of class 10th economics चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो देखिए इसका जो हाफ पोर्शन है, जितने भी पेजेस हैं वो मैंने पहले ही एक वीडियो में पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। इससे पहले हमने पूरा जो डेवलपमेंट का जो मीनिंग है, हेडिंग जो है आपकी चैप्टर का, वो हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया कि क्या मीनिंग है, क्या एक के लिए जो एक पहली बात जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। साथ ही फॉर वन पर्सन वॉट एवर द डेवलपमेंट मे बी फॉर अनदर वन दैट इज डिस्ट्रक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए थे। अब इसके बाद देखिए हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो अब हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स हैं उनको कंपेयर करना है, और किस बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे, डेवलपमेंटल बेस पे। तो इसके लिए हमने ये चीज़ भी पहले पढ़ लिया कि कुछ मटेरियल थिंग्स होती हैं, कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं लाइफ में, जिसके अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। तो इसी तरह से यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के थ्रू हम मेजर करते हैं, हम मेंशन करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ कंट्रीज़ को जो है बोलते हैं, कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, कुछ हैं आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो जिनको हम अदर अंडर डेवलप कंट्रीज़ भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये भी आता है, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जब भी हम डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो जब भी हम कंपेरिजन करने बैठते हैं तो चीज़ों में कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, कुछ समानताएं भी होती हैं, और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर दैम। अब हमें सोचने की बात ये आती है कि कौन सा रियल एस्पेक्ट, कौन सा रियल पार्ट हम लें उनको कंपेयर करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। आपकी खुद की क्लास में थोड़े से स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, आप किस तरह से कंपेयर करोगे डिफरेंट स्टूडेंट्स को। दे हमें ये चीज़ से पता है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, जैसे दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स, इंटरेस्ट। अगर एक ही क्लास के बच्चों की बात करूँ तो हाँ बिल्कुल, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? हाइट में, हेल्थ में, टैलेंट्स में और इंटरेस्ट में। द हेल्थीस्ट स्टूडेंट, जो पूरा एक अच्छा हेल्थी स्टूडेंट है, शायद वो ज़्यादा पढ़ाकू ना हो। ठीक है, मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीज वन। इसी के साथ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। इसी के साथ जो बहुत ही पढ़ाकू और अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, शायद वो ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, ज़्यादा दोस्त ना बनाता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। तो अब हम किस तरह से कंपेयर करें स्टूडेंट्स, मतलब कुछ तो हमें पॉइंट्स चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, कुछ तो सिमिलैरिटी हो। सिमिलैरिटी बस ये है कि वो एक ही क्लास और एक ही सेक्शन में होंगे। द क्राइटेरियन वी मे यूज, तो आप देखिए पॉइंट आ रहा है, द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। तो अब हमें जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्राइटेरिया लेना है, किस क्राइटेरिया, किस बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो। तो वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्पोर्ट्स टीम चूज करनी है तो आप कुछ क्राइटेरिया तो मेंशन करोगे ना। आप किस तरह का क्राइटेरिया लोगे। और सपोज करिए एक डिबेट टीम आपको चूज करनी है, तब उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया अलग होगा। इसी तरह से आ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, तो हर एक चीज को देखते हुए क्राइटेरिया अलग अलग होता है। स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शेल वी डू इट। और कभी कभी ऐसे भी होता है कुछ चीज़ों के लिए हमें पूरा पूरा ओवरऑल ऑल राउंड प्रोग्रेस देखनी पड़ती है किसी बच्चे के क्लास में, कि कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया जब हम चूज करते हैं, तो ये हम कैसे करें। यूजली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं पर्सन की, और उसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं, उसके जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कंपेयर करते हैं। तो ये आपकी हाईलाइटेड लाइन होगी यहाँ पे, कि हम कैसे करते हैं, हम एक या एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं उस इंसान की, और फिर उसको कंपेयर, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़े से पॉइंट्स दिए गए किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जब हम कंपेयर करने बैठेंगे। तो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे, शायद फ्रेंडलीनेस के ऊपर, या फिर स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन की वो कितना कॉपरेटिव है या क्रिएटिव है, या फिर कितने मार्क्स इसको उसने स्कोर करें एग्जाम में।
दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल था। अब इसी तरह से हम डेवलपमेंट की जब बात करें तो वहाँ भी इसी तरह से पॉइंट्स लिए जाते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, जब हम कंपेयर करेंगे कंट्रीज को, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे इनकम आप मार्क कर लीजिए। इनकम आपकी, जब हम दो कंट्रीज को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम चीज़ क्या देखेंगे, हम इनकम देखेंगे। ठीक है, तो इनकम हमारा पहला क्राइटेरिया होगा, हो गया। जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं वो पता करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है या डेवलपिंग है। तो कंट्रीज विथ हायर इनकम, देखिए यहाँ पे दिया है कंट्रीज विथ हायर इनकम। जिन कंट्रीज की इनकम हाई होती है उनको बोलते हैं मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। ठीक है, तो जिन कंट्रीज की इनकम ज़्यादा होगी उनको बोलेंगे ज़्यादा वो डेवलप्ड है। किसके कंपैरिजन में, उन कंट्रीज के कंपैरिजन में जिनकी लेस इनकम है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। इसके साथ एक चीज़ और भी हमें समझने की जरूरत है यहाँ पे। मोर इनकम का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों की सारी साइज जितनी भी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो फुलफिल होती हैं। whatever people like and should have they will be able to get with greater income। इसके साथ इसका मतलब ये भी है कि जो लोग वहाँ रहते हैं, जो वो चाहते हैं लाइफ में, उनको, क्योंकि उनकी अच्छी इनकम है, ग्रेटर इनकम है, तो उनको अपनी चीज़ें मिल जाती हैं मन मुताबिक। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर इनकम हमेशा से ही लाइफ का इंपॉर्टेंट गोल रहा है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, आप ये भी देखना है कि अगर डेवलप कंट्री की बात करें तो कितनी इनकम होनी चाहिए। इनिशियली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली हम सोचते हैं जो इनकम है कंट्री की, बेसिकली वो क्या है, किसकी इनकम है, इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। उस कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, वास्तव में जो देश की इनकम है वो वास्तव में किसकी इनकम है, जो लोग उस देश में रहते हैं। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। और ये हमें क्या, इससे हमें क्या मिल जाता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री की, उस कंट्री की टोटल इनकम क्या है वो हमें पता चल जाती है। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ बताया गया किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे एवरेज इनकम किसी भी कंट्री की, और किस इसी को एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। देखिए जो इस पैरा में आपके हाईलाइटेड वर्ड्स आने हैं उसको मार्क के लिए, क्योंकि यहाँ से 1 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. तो देखिए जब भी हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो टोटल इनकम एक अच्छा यूजफुल मेजर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंट्रीज की जो पॉपुलेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, और इस तरह से हम टोटल इनकम इतनी इजिली पता नहीं कर सकते हैं। तो आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री। आपको लगता है कि एक कंट्री के जो लोग हैं वो उनकी कंडीशन बेटर होगी दूसरी कंट्री के लोगों से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम कंपेयर करने बैठते हैं तो हम क्या कंपेयर करते हैं, हम एवरेज इनकम कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, क्या होती है एवरेज इनकम, एवरेज इनकम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जो आपकी टोटल इनकम ऑफ द कंट्री होगी, हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। इट मीन्स जो भी कंट्री की एक साल में जितनी भी इनकम है उसको वहाँ के लोगों से डिवाइड कर दिए, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, रियल पॉपुलेशन है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एवरेज इनकम। और इसी एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम। तो यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो बार बार आपको बोल रही हूँ, मार्क करिएगा, ध्यान रखिएगा। और क्या क्राइटेरिया होता है कंट्रीज को कंपेयर करने का, पहला क्राइटेरिया है इनकम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन इशू करता है, तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे अपोजिट कि वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट देता है जिससे कि क्राइटेरिया यूज होता है क्लासिफाइंग कंट्रीज। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 1 मार्क यहाँ क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो इसको याद रखिएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक इशू करती है उसके अकॉर्डिंग जब कंट्रीज को क्लासीफाई करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे करते हैं। और देखिए इस क्राइटेरियन जो है आपको 2017 के अकॉर्डिंग बताएं, क्योंकि डेटा चेंज होते रहते हैं। मे बी आपके पास लेटेस्ट एडिशन बुक हो तो उसमें शायद कुछ और हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बस समझने के लिए समझाया बोला गया यहाँ पे। तो आप कोई भी डाटा जो भी आपकी बुक में दिया गया उस हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं। तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12 12,056 पर एनम। ठीक है, जिन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम जो होगा, और देखिए डॉलर्स में इसको मेजर करते हैं, ठीक है,
अगर 12,056 पर एनम है एंड अबव इन 2017, या तो इतना हो या इससे ज़्यादा है, और ये कब की बात है, 2017 में। तो ऐसी कंट्रीज, किस तरह की कंट्रीज को क्या बोला गया, इन कंट्रीज को रिच कंट्रीज। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12 12,056 पर एनम होगी या इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, उन कंट्रीज को बोलते हैं रिच कंट्रीज एज पर दी 2000 डाटा। इसके बाद देखिए, इसके बाद पर दूसरा एक केस आ रहा है, जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $955 या इससे कम होगा, वो कौन सी कंट्रीज होंगी, लो इनकम कंट्रीज, ठीक है, लो इनकम कंट्रीज होंगी। इसके साथ ही इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। एक होगी आपकी रिच कंट्रीज, एक होगी आपकी लो इनकम कंट्रीज। आप देखिए, एक है आपकी लो मिडिल इनकम कंट्रीज, जिसमें इंडिया आता है, जहाँ पे बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वॉज जस्ट $1820 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. तो इस तरह से आपने लिखा होगा कि जो कंट्रीज रिच कंट्रीज यहाँ पे मेंशन हो रही हैं, वो आपकी किस तरह की कंट्रीज हैं, वो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और बाकी आपके डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आती हैं। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे एवरेज इनकम दी गई है। तो एक यहाँ पे भी कंपैरिजन ही दिया गया है इस टेबल का। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि इस टेबल में क्या शो किया गया है। इस टेबल 1.2 में कंपैरिजन दिया ऑफ टू कंट्रीज, ठीक है, दो कंट्रीज है, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। इसमें मंथली इनकम्स ऑफ सिटीजन इन 2012 का एक रिपोर्ट दी गई है कि 2012 में रुपीज में कितनी किसकी इनकम थी। तो यहाँ पे 5 पर्सन को बोला गया है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 4% और 5%, ठीक है। तो कंट्री ए में जरा आप इनका सैलरी देखिए, मंथली इनकम देखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रेशो है वो ज़्यादा चेंज नहीं है, रेशो एकदम ठीक है। जैसे 9,500 हो गया, किसी की इनकम है 10,500, किसी की है 9,800, किसी की 10,000 है, किसी की 10,200 रुपये है, ठीक है। तो आप देखो तो एक रेशो में ही है, इनकम ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकम में। अच्छा, अब आप कंट्री बी में आइए। कंट्री बी में देखिए, एक इंसान की इनकम, जो मंथली इनकम वो कमाता है, वो 500 है। सेकंड पर्सन है, उसकी भी 500 है। थर्ड पर्सन जो है, उसकी भी 500, और जो फोर्थ पर्सन आ रहा है, उसकी भी 500। अब जब आप फिफ्थ पर्सन पे जाइए तो देखिए जरा, इसकी इनकम देखिए 48,000, ठीक है, मंथली इनकम। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि इस कंट्री में, कंट्री बी में कुछ लोग कितने गरीब हैं जिनकी मंथली इनकम सिर्फ 500 रुपी है, और एक इंसान है जिसकी इतनी ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ना, कि किस तरह से इक्वालिटी वाली जो बात करते हैं, वो इक्वालिटी आपको नहीं दिखेगी। इसी के साथ में आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये हुआ, जिस इंसान के 5th पर्सन ज़्यादा अमीर है और बाकी सब किस में आते हैं, गरीब में, ठीक है। मतलब ये पुअर है और ये रिच है। बट आप कंट्री ए में देखो तो ऐसा रिच और पुअर का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सबकी बराबर है ना, इक्वालिटी प्रमोट हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इसी टेबल में, क्या आप किस कंट्री में रहना पसंद करोगे, कंट्री ए में या कंट्री बी में, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा एग्जाम्पल पर्पज से आप देखिए, इसी टेबल से रिलेटेड ये थोड़ी सी स्टोरी जो कार्टून ने यहाँ पे कार्टूनिस्ट ने मेंशन की है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप अच्छे से पूरा टेबल समझ जाओगे। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन पेपर है, इस तरह के कार्टून्स के द्वारा भी आपसे पिक्चर्स दे दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इस पिक्चर से आप क्या समझते हो। कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, फिर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट में क्या है, कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर। ये कंट्री ए का केस है, जैसे मैंने अभी आपको टेबल में बताया, तो ये कंट्री ए का केस है कि ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे ना रिच है कोई, ना ही कोई पुअर है। क्योंकि कंट्री ए में आपने देखा था सबकी जो सैलरी है मंथली वो इक्वल ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके साथ ही देखिए, एक कॉमेंट भी लिखा गया है, वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम, कि हम सब ने चेयर बनाई है, चेयर्स बनाई है, कुर्सियां, और हम सब इन पे बैठे हैं, हम इनको यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप सेकंड पिक्चर पे आइए, जो कि आपकी कंट्री बी दर्शा रही है, कंट्री विथ रिच एंड पुअर। यहाँ पे देखिए, रिच एंड पुअर का जो इक्वालिटी में आपको बोल रही हूँ होती ही नहीं है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है सोसाइटी में रिच और पुअर। जैसे कि क्या कमेंट लिखा गया, वी मेड दी चेयर्स एंड ही टुक दैम, कि देखिए इन्होंने ये जो पुअर लोग हैं, इन्होंने चेयर्स बनाई और किसने ले ली, रिच इंसान ने ले ली। तो इसका मतलब क्या ही शो करें कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में मेहनत सारी गरीब इंसान करता है जितनी भी, बट जब फायदे की बात होती है तो पूरा ओनर ले जाते हैं और इनको कुछ नहीं मिलता है, या मिलते तो बहुत कम, इतना मिलता है, इतना कम मिलता है कि वो गिना ही नहीं जाता, काउंट ही नहीं कर सकते उसको आप। तो देखिए किस तरह से कार्टून से बहुत अच्छी पिक्चर के थ्रू आपको ये पूरा का पूरा कंट्री ए और कंट्री बी का केस समझाया। आई होप आप समझ रहे होगे।
और ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि आप यहाँ पे सोचोगे नहीं, थोड़ा-सा टाइम देके यहाँ पे सोच लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में इस आंसर को लिखने में ज़्यादा सोचना ना पड़े। वहाँ आपका टाइम सेव हो, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं। गिव 3 एग्जांपल्स वेयर एन एवरेज इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज़ एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट? एक्सप्लेन। Question number third है, besides size of per capita income, what other property of income is important in comparing two or more societies? Question number 4 है, suppose records show that the average income in a country has been increasing over a period of time. From this, can we conclude that all sections of this economy have become better? Illustrate your answer with an example. Question number 5 है, from the text, find out the per capita income level of low income countries as per World Development Reports. और क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर नोशन मीन्स ओपिनियन ऑफ व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, तो आप ये ट्राई करिएगा आंसर देने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जैसे इनकम और अदर गोल्स हमने पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया आ रहे हैं, जिससे कि हम किसी भी कंट्री की या किसी भी जगह के बारे में पता कर सकते हैं कि वो जगह जो है वो डेवलप है कि नहीं है। तो इसमें भी देखिए टेबल के थ्रू समझेंगे तो बहुत ईजिली हमें समझ में आ जाएगा। मैं लाइंस थोड़ी बाद में आपको रीड कर दूंगी। आप जो हम समझना चाहते हैं वो पहले समझ लेते हैं। तो टेबल 1.3 दिया हुआ है यहाँ पे एक, और इसके नीचे ही टेबल 1.4 दिया है, ठीक है। इसमें हम क्या करें, हम जो स्टेट्स हैं उनको थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं, और उसके अलावा इनकम के साथ साथ, ठीक है, हमें पता है, ये बात तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि जब भी हम डेवलपमेंट मेजर करेंगे तो हम दो फैक्टर के थ्रू करेंगे। एक है आपकी इनकम, और एक है जिसको मटेरियल थिंग्स बोलते हैं, और एक है नॉन मटेरियल थिंग्स, ठीक है, जिसमें आपके पैसे, इनकम नहीं बल्कि और चीज़ें मैटर कर जाती हैं, लिबर्टी होगी, रिस्पेक्ट हो गई, है ना। तो ऐसी ही कुछ बातें, तो जिनको हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, जिसके लिए पूरी की पूरी सोसाइटी को ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेबल 1.3 में इनकम के थ्रू समझाया गया है, जैसे कि 3 स्टेट्स दिए हैं, कंपेयर करा गया है, सर्वे के अकॉर्डिंग है ये, हरियाणा, केरला, बिहार। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम देखिए, और ये 2015 टू 2016 इन रुपीज़ में डाटा प्रोवाइड किया गया है। हरियाणा देखिए तो हरियाणा नंबर 1 में, जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है, ये है कुछ 1,62,034 रुपीज़। केरला का देखें तो 1,40,190 रुपीज़ है, और बिहार देखें तो 31,454। तो एक इंसान की पर कैपिटा, एक इंसान की एक साल में इतनी इनकम होती है, ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि इनकम के बेस पे आप बताओ, आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप है, तो आप बिल्कुल हरियाणा बताओगे, ठीक है, और कौन सा नहीं है वो है बिहार, ठीक है, मतलब लो डेवलपमेंट है जहाँ पे। ये हो गया। इसके बाद चलिए अब थोड़ा सा मैं टेबल नेक्स्ट टेबल पे मूव करती हूँ, वो है टेबल 1.4, ठीक है। आप जरा 1.4 में देखिए, सम कॉम्परेटिव डाटा, यहाँ भी वही सर्वे के थ्रू कंपेरेटिव डाटा प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ भी आपको जैसे कुछ स्टेट्स मेंशन कर दिए गए हैं, और इन वही सेम स्टेट्स लिए गए हैं, बट यहाँ पे जो है कंपैरिजन जो क्राइटेरिया है वो इनकम नहीं है बल्कि और कोई चीज़ें हैं। कौन सी हैं, पहले है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर है लिटरेसी रेट, 2011 का यहाँ पे रिपोर्ट है, और ये 2016 की है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाली। फिर है आपका नेट अटेंडेंस रेशो, और ये जो है आपका 2013 से 2014 की रिपोर्ट है। अच्छा, 3 स्टेट्स वही हैं, हरियाणा, केरला, बिहार। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि हरियाणा तो इनकम क्राइटेरिया देखा तो इनकम में तो बहुत आगे है वो। अच्छा, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए। तो इसके लिए पहली बात आप ये सिर्फ पॉइंट्स जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका 1 मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, FIB के थ्रू आपके जो ट्रू फॉल्स हैं 1 मार्क जो क्वेश्चंस बनते हैं MCQ टाइप के, वहाँ से ये अच्छे से आते हैं, ठीक है, आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा बोल रही हूँ कि यहाँ आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये वाले क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड मिलेंगे बार बार एग्जाम में, आपके पीरियोडिक होंगे, आपके प्री बोर्ड्स होंगे, हाफ ईयरली होगा आपका, वहाँ हर जगह आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो थोड़ा ये देख लीजिए पहले कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे आप हरियाणा में तो 33 है, केरला में 10 है, और बिहार में 38 सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जहाँ पे बच्चे पर 1000 बच्चों की बात करूँ तो वहाँ पे कितने बच्चे 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं। तो ये जो रेट है ये हरियाणा में 33 है, केरला में
बहुत कम है, 10 है, और बिहार में 38 है। इस बार लिटरेसी रेट की बात करें तो 7 ईयर्स से ऊपर के जो लोग होते हैं, जब वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं लिटरेट पॉपुलेशन या लिटरेसी रेट बोलते हैं। तो अगर हरियाणा का देखें तो 82 है, केरला का 94 है और बिहार का 62 है। तो लिटरेसी रेट में भी केरला सबसे आगे है, उसका अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी लिटरेट लोग हैं। हरियाणा में 82 है और बिहार में बहुत ही कम है। इस पर नेट अटेंडेंस रेशो देखें तो नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है, 14-15 साल की उम्र के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका रेशो, और उन्हीं और किन बच्चों का रेशो, वो बच्चे जो सेम एज के हैं बट वो स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो 14 से लेके 15 ईयर्स के एज ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट दोज हु अटेंड स्कूल, और इनको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, इनको उन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो इसी सेम एज के हैं बट मे बी वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमको मेंशन करते हैं। तो इसका अगर देखें तो हरियाणा में 61 है, केरला 83 है, बिहार 43 है। तो अगर बच्चे देखें जो स्कूल जा रहे हैं, नेट अटेंडेंस रेशो की 14-15 ईयर्स की एज में टोटल जो 14-15 साल के जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे केरला में रहते हैं, उनमें से 83% जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। ठीक है, 83 बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। हरियाणा में देखो 61 है और बिहार में देखें तो 43। तो बिहार का अगर मैं केस देखूँ तो आप चाहे इनकम देख लो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लो, यहाँ का लिटरेसी रेट देख लो, या चाहे नेट अटेंडेंस रेशो देख लो, सभी में बहुत ही ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं है। तो इसी से हमें पता चल जाता है अदर क्राइटेरियन के इनकम के साथ साथ और भी क्राइटेरिया जब हम कंपेरिजन में लाते हैं तो बिहार कोई अच्छा डेवलपमेंट गोल यहाँ पे हासिल नहीं कर रहा है, एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, केरला जहाँ तक देखें तो केरला का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, और हरियाणा का देखें तो ठीक ठाक ही है हरियाणा का भी। बट यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो आप तो बहुत ज़्यादा है। फिर से मैं चलो एक बार आपको सारी हेडिंग्स जितनी मैं क्लियर कर दूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है, indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। एक साल में 1000 बच्चे जब जन्म देते हैं और उनमें से जो बच्चे एक साल अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही जो मर जाते हैं, वो आपका क्या है, वो शो करता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो कि कितने बच्चे एक साल बाद जिंदा रहते हैं या कितने मर जाते हैं। इसी के साथ लिटरेसी रेट क्या है, 7 साल या 7 साल के ऊपर के वो लोग जो पढ़ने या लिखने में सक्षम है उनको बोलते हैं लिटरेट पॉपुलेशन, और वही आपका लिटरेसी रेट को शो करता है। नेट अटेंडेंस रेशो आपका ये शो करता है कि 14-15 साल के कितने बच्चे टोटल नंबर बच्चे हैं जो कि स्कूल को अटेंड करते हैं, और उसके साथ उसी एज के और बच्चों, मतलब टोटल हमें इस एज के पूरे बच्चे देखने 14-15 साल के, और उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वो आपका नेट अटेंडेंस रेशो हो जाता है। अब देखिए मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया टेबल, अब यही इसी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी यहाँ पे लाइंस मेंशन जो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind। तो यहाँ पे ये बताया कि हम जब भी इंडिविजुअल लोगों के एस्पिरेशन गोल देखते हैं तो इनकम ही एक फैक्टर नहीं होता, बल्कि और भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया। इसके साथ ही सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। इसके साथ ही जब भी हम किसी नेशन और रीजन की बात करते हैं, जब भी हम कंपेरिजन देखेंगे तो वहाँ पे एवरेज इनकम के अलावा हम और भी चीज़ों पे जोर देते हैं, और भी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी, ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। एक्चुअली दिस फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट at current prices for 2015 to 16। Let us ignore what this complicated term exactly means। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो अभी हमने पूरा पढ़ लिया, जैसे हरियाणा, केरला और बिहार का केस जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो इन्होंने अभी ये बोला कि इसको अभी छोड़ दीजिए थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को, जैसे नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, करंट प्राइजेस, इन सब को छोड़ दीजिए। बट रफली इनका क्या कहने का मतलब है, वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। तो हम सीधे से वर्ड यूज़ कर लेते हैं इन सब वर्ड्स के अलावा। देखिए एक ही मतलब है, बट इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स से अच्छा है कि थोड़े इजी वर्ड्स को लिया जाए, तो पर कैपिटा इनकम यूज़ कर लेते हैं। We find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom। This means that on an average, a person in Haryana earned rupees 1,62,034 in 1 year, whereas on an average, a person in Bihar earned only around rupees 31,454। So
If per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. तो ये आप underline कर लीजिए. Now let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4. तो आप देखिए 1.4 का जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही फिर से यहाँ पे लाइन्स के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हो इन्हीं थ्री कंट्रीज स्टेट्स का. What does this table show? ये आपके जो नेक्स्ट टेबल था टेबल 1.4 उसके मैं बता रहे हैं. The first column of the table shows that in Kerala, out of 1,000 children born, 12 died before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 36, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala, as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. तो यहाँ पे ये चीज़ें बताइए किस तरह से हरियाणा में बेशक पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी थी केरला से, बट केरला में जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो वो उनका अच्छा है, और जो आपका हरियाणा है उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही. तो आप इस तरीके समझ सकते हो कि किस तरह से जब उन पेरेंट्स की क्या हालत होती होगी जिनके बच्चे जन्म तो लेते हैं बट वो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही मर जाते हैं. नाउ ट्राई टू थिंक, हाँ ये हो गया आपका कंप्लीट. फिर हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दिस, कितना उनके लिए दुखदायी होती होगी सिचुएशन. नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा प्रिटेन्स. अब हमें थोड़ा सा ईयर देखना पड़ेगा. इट इज़ 2016. ठीक है, अगर ये जो डाटा आपको दिया गया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, ये है 2016 का. तो ये कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत पुराने टाइम की हम बात करें. अभी नियरली 70 ईयर्स हुए कंप्लीट आफ्टर इंडिपेंडेंस के भी. व्हेन आर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स. जहाँ इतनी सिटीज़ में मेट्रो सिटीज़ में देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई और शॉपिंग मॉल्स बन गए, बट आज भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है. The problem does not end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. इसके साथ जो लास्ट कॉलम था उसमें ये भी मैंने आपको बताया था, जो नेट अटेंडेंस रेशो था जो शो कर रहा था कि 14-15 साल की एज के बच्चे देखो बिहार में तो वो स्कूल अटेंड ही नहीं करते. क्लास 8 तक तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते. क्यों नहीं पढ़ते, क्या रीज़न होगा आप सोचिए. दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग. अगर मान लो आप अगर बिहार में पढ़ते हो तो आप देखोगे ये क्लास 8 के बाद जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको वहाँ पे बच्चे ही नहीं मिलेंगे. दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट दियर. जो आपके साथ पहले थे 8 तक वो अब आपके साथ नहीं होंगे. इफ़ दिस हैड हैपेंड टू यू यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ. तो अगर ऐसा होता, ऐसी अगर हुआ होता तो वास्तव में जो आप आज पढ़ रहे हो शायद वो आप चीज़ें नहीं पढ़ते, क्योंकि ये किस ये जो चैप्टर किस क्लास में, ये 10th में है. तो इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे इतनी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है. शायद 8 तक तो प्रोवाइड हो जाती है बट उसके आगे नहीं है, इसी वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं. इसके साथ ही अगर मैं थोड़ा सा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछूँ तो क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है, क्यों इतना वहाँ पे ऐसी चीज़ें. अब जैसे केरला का क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बच्चों हैं एक साथ कंप्लीट होने से पहले मरते नहीं हैं, उनका रेट अच्छा है. ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं. ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी हैं, और लिटरेसी रेट अच्छा है, तो वहाँ नॉलेज है लोगों को. तो इस वजह से वहाँ पे ये चीज़ें इम्प्रूव हैं, कंडीशन ज़्यादा अच्छी है. इसके बाद देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ आ रहा है. हाउ इज़ इट that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas. जैसे कि बिल्कुल एवरेज इनकम हमने देखी थी, इनकम क्राइटेरिया में हरियाणा बहुत अच्छा है, बट ऐसा क्या बात है कि बाकी सब चीज़ों में ये केरला से पीछे हो गया. द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट. तो रीज़न ये है बिल्कुल, और ये ब्लैक हाईलाइटेड लाइंस बहुत ही अच्छी आपको एक मैसेज दे रही है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. तो जो भी पॉकेट में आपके मनी होगा आप उससे हर चीज़ नहीं खरीद सकते लाइफ में, जो कि आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. तो इनकम ही एक ऐसा क्राइटेरियन है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं, और आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज अपनी लाइफ में खरीद सकते हैं उससे, और आप एक डेवलप कंट्री या डेवलप स्टेट में आ जाओ, ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई अप यू आर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things.
तो पैसा जो आपके पॉकेट में है वो आपको एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद के दे सकती हैं। साथ में बिना मिलावट की दवाई आपको खरीद के नहीं दे सकती हैं। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। इसके साथ ही जो पैसा आपके पॉकेट में है वो इन्फेक्शन के थ्रू जो डिजीजेस होती हैं उससे भी आपको नहीं बचा सकती हैं। ये आप कब बच सकते हो, जबकि पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरे के पूरे जो सोसाइटी के लोग उसके लिए काम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नो कॉरोनस डिजीज इतनी स्प्रेड हो रही है, ठीक है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं में काउंट होती है। तो इसके लिए बेशक बहुत लोग बहुत अमीर हैं, बहुत कंट्रीज बहुत अमीर हैं, बट कोई भी सोल्यूशन नहीं है इसके लिए। कैसे वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? और आप कब बचा पाओगे, जब पूरी की पूरी कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं, जैसे कि लॉकडाउन को सब फॉलो कर रहे हैं और वही उसका बेस्ट प्रिवेंटिव स्टेप्स है। ठीक है, यही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो आ रही है, एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात जो लाइफ की होती है, जो बेस्ट तरीका है और जो सस्ता भी होता है, वो ये है कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज जब कलेक्टिवली प्रोवाइड होती है, ठीक है, एक साथ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे कि just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? तो आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए पूरी सोसाइटी के लिए आप एक वॉचमैन रख रहे हो, एक सिक्योरिटी मैन रख रहे हो पूरी सोसाइटी के लिए, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, वो आपको चीप पड़ेगा, या फिर आप पर्सनली हर एक घर के लिए अलग अलग सिक्योरिटी मैन रख रहे हो, वो सस्ता पड़ेगा? तो आप बताइए क्या सस्ता पड़ेगा? तो आई थिंक जो सोसाइटी के लिए, एक सोसाइटी में जितने भी घर हैं उनके लिए जब एक ही सिक्योरिटी पर्सन रखेंगे तो शायद वो सस्ता पड़ेगा इन कंपेरिजन ऑफ दी कि हर एक घर के लिए अलग सिक्योरिटी मैन रखा जाए। इसका व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग व्हाट यू बी एबल टू स्टडी। इसी के साथ अगर आपकी सोसाइटी या विलेज या लोकेलिटी में जब रहते हो कोई और पढ़ना ही नहीं चाहता, तो क्या आप पढ़ोगे? नॉट unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere। अगर आपकी सोसाइटी में कोई स्कूल अच्छा है ही नहीं और कोई वहाँ पे पढ़ नहीं रहा, तो आप भी नहीं पढ़ोगे। बस कब पढ़ पाओगे? शायद जब आपके पेरेंट्स इतना कमा पाए, इतना अफोर्ड कर पाए कि आपको किसी प्राइवेट स्कूल्स में कहीं और भेज दें पढ़ने के लिए। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study। तो आप तभी पढ़ पाओगे क्योंकि आपको लगता है कि हाँ और भी बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं। इसी साथ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को अच्छे स्कूल ओपन करने चाहिए ताकि जितने भी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको एक चांस मिले पढ़ने का। इवन नाउ अगर स्कूल ही नहीं होगा तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। सो इवन नाउ इन मैनी एरिया चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल्स बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइड एडुकेशन फैसिलिटी। एक साथ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ चिल्ड्रन की बात करें तो स्पेशली गर्ल्स की बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई हाई स्कूल पास में नहीं पढ़ा है सोसाइटी में। इस वजह से अभी भी सोसाइटी में काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जिनको हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाती है। तो यहाँ तक आपका थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया पोर्शन। फिर इसके साथ ही देखिए फिर से वही आ रहा है कि केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसके रीज़न है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि क्यों वहाँ पे कम है। क्योंकि एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। सिमिलरली इन some states the public distribution system PDS functions well। health and nutrition status of people of such states is certainly likely to be better। इसी के साथ देखिए कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपको याद होगा तो अपने क्लास 9th में फूड सिक्योरिटी चैप्टर इको का जाता, इको का जो लास्ट चैप्टर था 4th चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम राशन शॉप्स भी बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स भी बोलते हैं। तो कुछ जगहों पे पीडीएस भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो इन कंपेरिजन ऑफ द मार्केट प्राइस सस्ते दामों पे गरीब लोगों को जो भी ग्रेन्स हैं, जो भी एसेंशियल थिंग्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। और इस तरह से धीरे धीरे जो हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस है इन गरीब लोगों का कुछ स्टेट्स में, वो भी काफ़ी बेटर हुआ है। इसके बाद देखिए कुछ एक्टिविटी वर्क हैं। लुक एट डाटा इन टेबल 1.3 एंड 1.4 इज हरियाणा अहेड ऑफ केरला इन लिटरेसी रेट एक्सेट्रा एज इट इज इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो ये थोड़ा सबको देखना है, थोड़ा सा आंसर सोचिएगा। थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वे कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेपर देन इंडिविजुअल प्रोविजन। तो ये जो वॉचमैन वाला एग्जाम्पल दिया था वहाँ से ये रिलेटेड है। फिर है डज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन दीज फैसिलिटीज व्हाट अदर फैक्टर्स कुड बी रेलिवेंट। इसमें आपको ये बताना है कि मनी ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए। फिर फोर्थ है इन तमिलनाडु 90% ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया
areas use a ration shop, whereas in West Bengal only 35% of rural people do so. Where would people be better off and why? यहाँ पे आपको बताना है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो राशन शॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शो करता है कि वो पॉवर्टी में हैं, वो पुअर हैं, और कितने नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कंडीशन किस तरह से है, अच्छी है या क्यों है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना है। इसके साथ ही टेबल 1.5 आ रहा है, जो कि एक एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का दिखाया है। जैसे कैटेगरी है लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, फिर लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स, फिर है परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एजेज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। मेल का रेशो देखिए 76 से 90, 85, फिर फीमेल का देखिए 54, 87, 82। तो आप फीमेल का देख सकते हैं रेशो किस तरह से हर उस एक कैटेगरी में बहुत ही काम है। तो उससे रिलेटेड ये कुछ FIBs हैं जो आपको फिल करने हैं, आप ट्राई करिएगा। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो जो आपको समझ में ना आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।